हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस दैट इज़ रुपेंद्र एनालिसिस ऑफ द वीक। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड ऑफ इनसाइटफुल एनालिसिस ऑफ सम न्यूज़। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है कि ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। इसके अंदर हम आर्टिकल्स तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हम जो पर्सनल डेवलपमेंट है या पर्सनल ग्रोथ है उस पर भी बात करते रहते हैं। हमारा एम है कि हम न कि सिर्फ करंट अफेयर से रूबरू रहें, बल्कि साथ ही अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है या सेल्फ ग्रोथ जो है उस पर भी फोकस करें। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में एक कोट शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने लिया है द बुक लाइफ अमेजिंग सीक्रेट से। दोस्तों, ये जो कोट है, आर्ट इन अ गैलरी एंड आर्ट इन अ कॉफ़ी शॉप आर ट्रीटेड डिफरेंटली। तो दोस्तों, इसमें बताया क्या गया है, इसमें यह है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है या हमारा जो बिहेवियर होता है हर जगह अलग अलग होता है। लेट्स से कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप थोड़े चिल्ड आउट होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। वहीं अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करेंगे। तो हर जगह पे आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, ये जो बिहेवियर है आपका, ये काफ़ी चेंजेबल होना भी चाहिए एंड बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी विल एक्सेप्ट। आप हर जगह अपना एक ही एटीट्यूड लेकर रहेंगे। मान लें आप चिल्ड आउट हैं, अगर आप दोस्तों के साथ हो तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कलीग्स के साथ या अपने ऑफिस में चिल्ड आउट रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप यू शुड बी प्रोफेशनल एट दैट टाइम। एंड ये एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड भी हो सकता है कि अगर आप अपना बिहेवियर जो है विद द सिचुएशन अगर आप चेंज कर सकते हैं अपना बिहेवियर, सो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने में। जब आप लोगों से कनेक्ट करेंगे तो आप अपना काम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे एंड लोगों के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल पाएंगे। हो सकता है अगर आप अपनी स्कूल में हैं या अपने कॉलेज में हैं, तो जब आप जॉब लगेंगे या आप कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको डिफरेंट तरीके के लोग मिलें। तो यू हैव टू बी अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये थॉट समझ में आया होगा। मैं आप चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा चिंतन करें। साथ ही दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज़ है इसके अंदर आपको तो पता ही है, मैं आप लोगों से हर रोज़ एक करंट अफेयर से जुड़ा सवाल पूछता हूँ। जैसा कि ये सवाल है कि नेम ऑल द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये जो सवाल होता है दोस्तों, ये बर्निंग टॉपिक्स जो होते हैं, अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ चल रही है उनमें से ही होता है ये सवाल। और धीरे धीरे जब आप इस एपिसोड में जब आगे बढ़ेंगे तो यू विल नो कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों पुट किया है यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो फटाफट से अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाउएवर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, थोड़ा जान लें इस बारे में, सो दैट उसके बाद में अगर आप आंसर लिखेंगे तो यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आप उसको बहुत देर तक याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी इस डिस्कशन में। यह है एडिटोरियल्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। आज डेट है 14 सितंबर 2023। So without much more delay, let's dive into our first editorial। जो हमारा पहला आर्टिकल्स है वो है द मॉकरी ऑफ पेडागोजिक एथिक्स, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दोस्तों, मॉकरी का मतलब होता है किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, और पेडागोजिकल एथिक्स अगर आपको लेमन भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है जो टीचिंग के जो एथिक्स है उनका किसी द्वारा जो है मजाक बनाया गया, या ब्रेकिंग द बॉन्ड, जो हमारा टाइटल है आर्टिकल का। द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है दोस्तों। हुआ क्या है दोस्तों कि हाल ही के अंदर मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में बैकग्राउंड दूँ थोड़ा सा। तो हाल ही में हुआ क्या है कि जो उत्तर प्रदेश यूपी का जो गाज़ियाबाद इलाका है, या वहाँ पे हुआ क्या है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर एक टीचर ने एक बच्चे को उसी के क्लासमेट्स को कहा है कि आके इसको थोड़ा थप्पड़ मार दे। एक हो सकता है कोई पनिशमेंट हो। इसी तरीके से जो ये घटना हुई है, इसी को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है झेलना पड़ रहा है उस टीचर को। एंड इसी चीज़ को लेकर जो हमारे ऑथर हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने इस आर्टिकल में बात करी है। क्रिटिसिज्म इज डायरेक्टेड एट द स्टेट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म अमंग द एजुकेटर्स। ये सवाल खड़े करता है दोस्तों, ये जो टीचर का बिहेवियर है डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है उस टीचर के या उस एजुकेटर के प्रोफेशनलिज्म पे, कि किस तरीके से उस टीचर की ट्रेनिंग हुई है। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को अगर आप ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए कि ये जब ये सीन घटित हो रहा होगा उस क्लासरूम के अंदर, तो जो बाकी बच्चे हैं उनके
मस्तिष्क पे क्या इसका क्या असर हुआ होगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, कहाँ से जो है इस टीचर को ट्रेनिंग मिली है या किसने इसको टीचर बना दिया है, इसका बिहेवियर ऐसा है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज एक इस चीज़ को लेकर भी क्रिटिसिजन है कि उस टीचर की ट्रेनिंग कैसे हुई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो पूरी तरीके से फेल हुआ है इसके अंदर कि वो टीचरों को कैसे ट्रेन कर रहा है, या फिर उनका जो प्रोसीजर है वहाँ कहीं ना कहीं लूप होल्स तो पक्का है, तभी जो टीचर हैं उनका बिहेवियर ऐसा है टूवर्ड्स जो छोटे बच्चे हैं उनके प्रति। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है क्वालिफिकेशन को सम टीचर्स की, जो रिसेंट वर्डिक्ट था उसके अंदर बताया गया कि जो कुछ टीचर्स हैं जो कि एप्लीकेबल या क्वालिफाइड थे हायर क्लासेस को पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने को दिया गया है छोटे बच्चों को। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना वर्डिक्ट दिया है कि क्यों हर एक जो क्लास है उसके लिए एक अलग टीचर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों। जो 1st to 6th के जो टीचर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन अलग होनी चाहिए, देन जो 6th to 12th होते हैं उनकी अलग होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है हाल ही में। ऑथर ऑल्सो ब्लेम्स इरोजन ऑफ टीचर्स डिग्निटी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज एंड रेकलेस प्राइवेटाइजेशन। जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने ये भी चीज़ को एक बहुत बड़ा कारण माना है कि जो टीचर्स की डिग्निटी है, या एक पॉइंट है इसके अंदर कि रेकलेस प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं हर जगह प्राइवेटाइजेशन है, तो इसलिए जो टीचर्स की डिग्निटी है या एडजस्टमेंट है पॉलिसीज़ है उनके अंदर काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। ऑथर ने इस बारे में भी ध्यान नहीं दिया है। साथ ही में दोस्तों आगे पॉइंट है टीचर्स डे रिमाइंडर्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, हम जब हाल ही के अंदर टीचर्स डे किया था 5 सितंबर को, तो काफ़ी बच्चों ने जो टीचर्स हैं उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये हम आने वाले टाइम के अंदर से 14 नवंबर जब आएगा तो हम इस चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो डेज़ हैं ये कहीं ना कहीं हमको याद दिलाते हैं कि हमारा बॉन्ड एक टीचर के साथ या एक टीचर का बॉन्ड जो है एक स्टूडेंट के साथ कैसा होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देता है। जो टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, तभी जो है एक उस एजुकेशन का कुछ फ़ायदा है दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर टीचर ऐसा होता है, और बिल्कुल नहीं होता है ऐसा टीचर, हर टीचर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ टीचर्स के कारण जो है पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर लूप होल दिखाई देते हैं। तो जो टीचर्स का एक्शन है क्रिटिसाइज फॉर दिस रिगार्डिंग एडवांसेस इन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये जो टीचर का जो एक्शन था इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइजेशन हो रहा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, वो एक अलग बात है कि आप बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं या आप जब छोटी क्लासों को पढ़ाने जाते हैं तो हो सकता है उस टीचर को कोई फ्रस्ट्रेशन हुआ हो तो उसलिए कुछ ऐसा एक्शन लिया हो। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप चाहे किसी भी क्लास को पढ़ाएं, यू मस्ट हैव एथिकल बैकग्राउंड। आप में इतने एथिक्स, इतनी साइकोलॉजी तो होनी चाहिए कि हाउ यू मस्ट ट्रीट अ चाइल्ड। एक चाइल्ड के साथ कैसा बिहेव करना है, ये तो एक बेसिक सा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा प्यार से समझने की ज़रूरत होती है। तो इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर टेंडेंसी दोस्तों, जो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक करती हुई नजर आ रही थी इस टीचर के अंदर। मैं पर्टिकुलरली किसी एक टीचर को इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा दोस्तों। साथ ही कॉल्स फॉर काइंडनेस टूवर्ड्स चिल्ड्रन बाय फिगर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एंड गिज्जूबाई बधेका। दोस्तों साथ ही ऑथर ने कुछ सजेशन दिए हैं कि हमारा जो बिहेवियर है टूवर्ड्स चाइल्ड, वो एक जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने काइंडनेस के बारे में बात की थी बच्चों को लेकर कि कैसे हम बच्चों के साथ अच्छे से पेश आकर एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब बच्चे आपसे डरेंगे नहीं, जब आपके साथ बच्चे थोड़ा फ्रेंडली होकर अपनी बातें शेयर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली जो टीचर स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। चीज़ें अच्छे से शेयर कर पाएंगे, बिना किसी डर के शेयर कर पाएंगे, और समझने में चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो आई होप ये जो आर्टिकल था ये काफ़ी इंसाइटफुल था दोस्तों कि कैसा एक टीचर और एक स्टूडेंट का बिहेवियर होना चाहिए। एंड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, कुछ होती है स्टूडेंट्स की भी, इसके अंदर दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों ये आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एडिटोरियल, जो कि द हिंदू से लिया है। इसका टॉपिक है द कॉम्प्लेक्स पाथ
टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। बायोफ्यूल दोस्तों, ईवीज़ का ज़माना है आजकल। आपने देखा होगा काफ़ी गाड़ियाँ जो है आजकल ईवीज़ जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। लोगों की पसंद भी है कि लोग ईवी जो लेना पसंद करते हैं। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी जो पेट्रोल की कॉस्ट या डीजल की कॉस्ट है उसको तो कम करता ही है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ में क्या आपको पता है बायोफ्यूल भी इम्पोर्टेंट है। बायोफ्यूल्स का जो रोल है डिकार्बोनाइजेशन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय पे दोस्तों। हाल ही में जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, उन्होंने टोयोटा कंपनी की इनोवा जो गाड़ी आती है ना, आपने देखा होगा जो इनोवा गाड़ी आती है, नई टोयोटा इनोवा लॉन्च करी है जो कि फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रीफाइड क्या, बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल पर रन करती है गाड़ी दोस्तों, पूरी की पूरी फ्लेक्स फ्यूल पे जो गाड़ी वो रन करती है। तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है टोयोटा कंपनी ने विद द लॉन्च ऑफ दिस न्यू इनोवा, जिसके द्वारा पूरी गाड़ी जो है वो बायोफ्यूल पे चलेगी। अब इस आर्टिकल में जो बताया गया है उस पर डिस्कस करते हैं। बायोफ्यूल्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस इन डीकार्बोनाइजेशन इवन एज ईवीज बिकमिंग मोर पॉपुलर। दोस्तों ईवीज तो पॉपुलर है ही, लेकिन साथ साथ में बायोफ्यूल्स का जो मैंने आपको बताया कि रोल काफ़ी बड़ा है डीकार्बोनाइजेशन में, या फिर कार्बन एमिशन कम करने में काफ़ी बड़ा रोल है बायोफ्यूल्स का। ट्रांजिशनिंग टू ईवीज रिक्वायर्स रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग ICE व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों जो इस समय पे जहां हम अभी इस समय खड़े हैं इस 21वीं सदी में 2023 में, हमको पता है कि एक पोल्यूशन जो है बहुत ही मेन, ग्लोबली बहुत मेन फोकस्ड टॉपिक है। हर जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस बारे में बात होती रहती है कि कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी थी ईवी, लेकिन अब उससे भी बेहतर हमारे पास एक ऑप्शन है बायोफ्यूल्स का दोस्तों। ऑथर का कहना है कि या एक व्यू है ऑथर का इस आर्टिकल में, ये है कि ट्रांजिशन टू ईवी रिक्वायर्स रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग ICE जो व्हीकल्स जो होते हैं दोस्तों, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स जो व्हीकल्स होते हैं जो यूज़ करते हैं पेट्रोल या डीजल को एज अ फ्यूल, उनको रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू ईवी से। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ईवी का सिस्टम लाना है या ईवी ही चलानी है तो देश में, तो आपको जो करंटली जितने भी फ्यूल स्टेशन हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा विद चार्जिंग स्टेशंस, और अभी जितनी भी इंजन जो पेट्रोल डीजल पे जो गाड़ियाँ चलने वाली हैं उन सबको रिप्लेस करना पड़ेगा विद ईवीज़। तो इसके अंदर जो कैपिटल इंटेंसिव है या जो जितना भी कैपिटल इसके अंदर खर्च होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उसके कि हम थोड़े बहुत चेंजेस करके जो है वो बायोफ्यूल्स को ही यूज़ कर लें। थर्ड पॉइंट के अंदर बताया भी गया है बायोफ्यूल्स कैन बी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग ICE इंजन्स। मिनिमल मॉडिफिकेशन करके हम जो है बायोफ्यूल्स को जो है, जो अभी गाड़ियाँ चल रही है ना पेट्रोल की या डीजल की, उसके अंदर हम बायोफ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी मिनिमल मॉडिफिकेशन करके। आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ पूरी ईवी के सिस्टम को आपको लॉन्च करना पड़ेगा, एक तरफ तो वो खर्चा है, दूसरी तरफ वो बात है जहाँ पे हम जो मॉडर्न अभी जो गाड़ियाँ चल रही है हमारे पास पेट्रोल डीजल, उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है खर्चा इसमें कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्मार्ट तरीका होगा बायोफ्यूल्स को लॉन्च करने का। साथ ही में डिस्टिंग्विश करा गया है सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अब जो बायोफ्यूल्स हैं ये भी दो तरीके के हैं, सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल। दोनों ही कारगर हैं डिकार्बोनाइजेशन करने में, लेकिन हमको यूज़ कौन सा करना है इसको लेकर काफ़ी समझदारी बरतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि हम देख ले रहे हैं कि अगला पॉइंट है, इंडिया प्राइमरीली फोकस ऑन 1G इथेनॉल फ्रॉम फूड क्रॉप्स। देखिए दोस्तों, जो इंडिया है, हमारा देश भारत है, इसके अंदर दो तरीके के जो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। हाल ही में जो हम अभी तक एथेनॉल प्रोड्यूस करते आ रहे हैं वो है फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, जो कि बनाया जाता है सीधे फूड क्रॉप से। जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं जैसे कि दालें हो गई या शुगर केन, स्पेशली शुगर केन से जो बनाया जाता है वो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल है। वहीं दूसरा जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो है 2G एथेनॉल, यानी सेकंड जनरेशन एथेनॉल। ये बनाने की बात हो रही है दोस्तों। इसको बनाने के लिए हमें कोई फूड क्रॉप की ज़रूरत नहीं, वही हम वेस्ट का यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं। जैसे होता है ना गर्मियों में आप लोग जब
शुगर केन का जब जूस पी लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट बचता है, तो उस वेस्ट से हम लोग एथेनॉल बनाने की बात हो रही है दोस्तों। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग ये, जहाँ एक तरफ तो हम लोग डायरेक्टली शुगर केन को एज ए फूड प्रोडक्ट ही हम लोग यूज़ कर रहे थे एथेनॉल बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सिर्फ उसका जो वेस्ट है उसको यूज़ करके हम एथेनॉल बना पाएंगे। ग्रोइंग शुगर केन इन इंडिया हैज़ environmental consequences like groundwater depletion and potential food security issues। देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली डिस्कशन थी इस सीरीज़ के, उसके अंदर हमने बात करी थी कैसे फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, फूड का सरप्लस होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस जो पॉइंट है, ये पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि जब ग्राउंड में जब शुगर केन की जब खेती होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शुगर केन जो एक वाटर फेड क्रॉप है उसको पानी चाहिए चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट इतना डिग्रेड हो चुका है, कहीं पे बारिश होती है कहीं पे बहुत कम होती है, इसलिए फसलों पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन क्योंकि शुगर केन जो एक वाटर फेड क्रॉप है तो वो अपना पानी जो ज़मीन से लेके अपना काम चलाते हैं, तो एक पोटेंशियल फूड सिक्योरिटी इशू भी बन जाएगा अगर हम इसको यूज़ करेंगे डायरेक्टली। सॉरी। Prioritizing food production over fuel production is recommended due to limited resources and climate related challenges। देखिए दोस्तों, हमारे पास फ्यूल प्रोडक्शन करना तो ज़रूरी है, लेकिन हमको इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि हम फूड प्रोडक्शन पे ध्यान दें। पहले हमने देखा था कि कैसे फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। एक हमने जब पहला डिस्कशन किया था, हमने बात की थी कि अराउंड कितने ही परसेंट जो लोग जो हैं भारत के अंदर, वो एक पूरा प्रॉपर फूड जो है उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए पहले ये ज़रूरी है कि हम सब तक फूड को पहुंचाएं, उसके बाद में अगर हम सरप्लस में हैं तो हम फ्यूल प्रोडक्शन पे ध्यान दें। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि हम फूड प्रोडक्शन में तो हैं सरप्लस में, लेकिन जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास है। लेकिन वही बात है ना कि हमारे पास होने में प्लस उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। इसलिए हमको पहले ध्यान देना चाहिए फूड प्रोडक्शन पे, उसके बाद में अगर हम सरप्लस में हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए फ्यूल प्रोडक्शन के ऊपर। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर इज चैलेंजिंग डिकार्बोनाइज, मेकिंग इट एन अनएफिशिएंट वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस। देखिए दोस्तों, जब कोई खेती बाड़ी होती है या जब कोई किसान खेती करता है तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं ना कहीं 100% बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा। जब ट्रैक्टर चलेंगे या कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ होगी तो ऑब्वियसली बात है एमिशन तो होगा ही होगा। तो कहाँ हम एक तरफ उसको रोकने की बात कर रहे हैं, मतलब CO2 को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो पहले से होता आ रहा जो डैमेज है एग्रीकल्चर से, उसको रोकने की पहले बात है। तो एज ए प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमें जो पहले की जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना ज़रूरी है दोस्तों। बात करें सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की, विद लो एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स आर सीन एज ए बेटर अल्टरनेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स जो कि वेस्ट से बनते हैं वो एक अच्छा अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल बायोफ्यूल्स के लिए। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, हाल ही में G20 के अंदर बात हुई दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, जिसका पार्ट है अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया और भी देश हैं दोस्तों। मैं आप चाहूँगा कि आप बाकी देशों के 1-2 देश शायद और हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने इसके ऊपर अपटेक किया है, इसके ऊपर बात करी है कि कैसे हम बायोफ्यूल के यूज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही में बात हुई है प्रायोरिटाइजिंग की जो लो कार्बन अल्टरनेटिव्स हैं, सच एज लॉन्ग हॉल एविएशन एंड रोड फ्लाइट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कारें हो गई, उनके लिए तो हमने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया EV के लिए, लेकिन जो लॉन्ग जो डिस्टेंस की जो फ्लाइट्स वगैरह हैं, इन सब के लिए हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए बायोमास को। जो बायोमास के द्वारा हम लोग फ्यूल अपनाएंगे उसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत है लॉन्ग हॉल एविएशन के अंदर। जो एयरप्लेन्स होते हैं ना, काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं, या फिर जो ट्रक्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काफ़ी सामान लेके, तो उनमें काफ़ी जो है फ्यूल का कंजम्पशन होता है, प्लस CO2 एमिशन भी बहुत होता है। जो शिप्स वगैरह होती है वो जो एक जगह से निकलती हैं दूसरी जगह तक जाती हैं तो काफ़ी कार्बन एमिट करती है। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि हम सबसे पहले बायोमास को प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे ऐसे इंजन्स लगाएं जो कि कम से कम कार्बन को एमिट करें। अचीविंग ट्रू सस्टेनेबिलिटी इन बायोफ्यूल्स कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेटजी शुड बी इवेल्युएट विद लार्जर इकोसिस्टम टू अवॉइड अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके प्लस माइनस तो देखे ही जाते हैं। देखिए दोस्तों, अचीविंग ट्रू सस्टेनेबिलिटी, हमें अगर सस्टेनेबल बनना है बायोफ्यूल के अंदर तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक रोबस्ट प्लान चाहिए हमें, ताकि ये जो इतना बड़ा इकोसिस्टम है ना,
कहीं से भी चीज़ों को लाना ले जाना हो गया, जैसे मालगाड़ी होती, ट्रेन के इंजन्स हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम चल रहा है दोस्तों इंडियन रेलवेज़ की, ईवीज़ की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, बायोफ्यूल के बारे में, बायोमास के बारे में बात हो रही। तो ये काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क सिस्टम बन जाता है। तो इतने बड़े सिस्टम को हैंडल करने के लिए हमें काफ़ी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी, कैसे हम प्लस माइनस देख के उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको एक बिग पिक्चर मिली होगी इस चीज़ से कि कैसे जो बायोफ्यूल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही में वो कैसे आज की इस ज़िंदगी में प्ले कर रहे हैं अपना रोल, कैसे एज ए अल्टरनेटिव देखा जा रहा है इनको, एज ए पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव्स में कैसे ये रिप्लेस कर सकते हैं ईवी को। ये सब हमने बातें इस आर्टिकल में जो है डिस्कस करी। ना दोस्तों हम मूव करते हैं हमारे हेडलाइंस की ओर, जो हमारा लास्ट सेक्शन है। दोस्तों हाल ही के अंदर हुआ क्या है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो हुए हैं उसके अंदर अनंतनाग कश्मीर के अंदर हमारे 3 आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनाक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हुमायूं भट्ट जो थे वो शहीद हो गए हैं दोस्तों एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के अंदर। देखिए दोस्तों ये हमारे जो देश के अनसंग हीरोज़ हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा काम करते हैं दोस्तों कि हमें सामने से तो नहीं दिखता, लेकिन हमारे मतलब जो बॉर्डर एरियाज़ हैं या पीस मेंटेन करने में इनका जो रोल है वो अनमैचेबल है दोस्तों। तो हम डायरेक्टली तो इनको थैंक यू मिल जाए, अगर आपको कहीं डिफरेंट पर्सन है तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ उनको थैंक यू कहिएगा, बिकॉज दे आर सर्विंग अस, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। सो मैंने ज़रूर समझा कि क्यों ना हम उनको याद करें। दे हैव डन देयर बेस्ट इन देयर ड्यूटी। वो हमारी रक्षा के लिए ही जो ड्यूटी पे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के अंदर इन तीनों जवानों ने अपनी जान गंवाई, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें याद करें। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है IAF चीफ जो है हमारे RV चौधरी साहब, उन्होंने फर्स्ट C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेन के अंदर उसकी फर्स्ट डिलीवरी ली है दोस्तों। जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था दोस्तों, तो मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होगा हमारे इस आज के वीडियो से या आज के इस एपिसोड से, तो कनेक्ट कर रही हैं चीज़ें कहीं ना कहीं। एक तो मैंने आपको यही आंसर दे दिया। देखिए दोस्तों, देखिए C295 जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो मैंने आपसे पूछा था सवाल, उसी को लेकर ये न्यूज़ है। तो ये पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उन्होंने रिसीव किया है स्पेन के अंदर। तीसरा हेडलाइन है दोस्तों, फॉर सिकल सेल पेशेंट्स एंड इल्यूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सिकल सेल जो एनीमिया होता है दोस्तों, जो कि एक खून की बीमारी है, उस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने साफ किया है कि वो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे उन लोगों को जिनको ये बीमारी है। ये न्यूज़ मैंने इसलिए इंक्लूड करी है दोस्तों क्योंकि हाल ही है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बाय द ईयर ऑफ 2047 ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना, इस बीमारी को हम लोग जड़ से ख़त्म कर देंगे बाय द ईयर ऑफ 2047। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ईयर याद रखिएगा आप कि बाय द ईयर ऑफ 2047। लास्ट जो हमारा हेडलाइन है वो है आदित्य L1 मिशन को लेकर। हाल ही में इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था सन के लिए, वो तो अब सब लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्तों वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है उससे हम लोग स्पेस के वेदर के बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। इससे कहीं ना कहीं हमको अपर एज मिलेगा इसरो को, ताकि वो स्पेस में जो वेदर है उसको कैसे, सूर्य के जो प्रेशर है, सूर्य का जो हीट है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों को, इस चीज़ों को लेकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी इसरो के द्वारा, ताकि फ्यूचर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उसमें काफ़ी काम देगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। हमने डिस्कस किए 2 बहुत ही अमेजिंग एडिटोरियल्स। पहला था हमारा स्कूल में जो टीचर्स का बर्ताव है उस चीज़ को लेकर, दूसरा था बायोफ्यूल्स अलायंस के ऊपर कि कैसे बायोफ्यूल्स जो है एक अल्टरनेटिव है ईवीज़ के भी। साथ ही हमने हेडलाइंस पे ध्यान दिया। साथ ही में हमने देखा कि ये जो C29 एयरक्राफ्ट है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, मैंने फ़ोटोज़ पुट किया पीछे, आप देख सकते हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों ये था कुछ आज के इस हेडलाइंस और कुछ एडिटोर्स के बारे में।
दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहता ही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लाइक तो आप कर ही देंगे वीडियो को, लेकिन इससे ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन जब ले लें तो वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका कोई फ्यूचर वीडियो से रिलेटेड या फ्यूचर टॉपिक से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों मेरे साथ में। और भी कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सो दैट्स रैप्स अप टुडेज़ एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कुछ इस चीज़ को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मूव फॉर मोर सच कंटेंट। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इन्फॉर्म रहना पसंद करते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली फॉर टुडे। दिस इज़ रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद।